अपने पास है ना क्वेश्चन आता है 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। हम इसको क्वांटिटेटिवली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा अपन ने पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें अपन ने कंसंट्रेशन पढ़ी थी, ठीक है, टेम्परेचर पढ़ा था। तो टेम्परेचर इसके अंदर क्या कहता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं ना, इंक्रीज, तो क्या होता है कि उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, वो डबल हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डबल। तो क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब कि टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं देन तो अपने पास रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अब ये कहता है कि हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने पास था बेटा k इज इक्वल टू ए इंटू में ई रेज टू की पावर माइनस में ई ए बाई आर टी। ये अपने को अर्हेनियस ने दी थी, ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन है ये। तो इसको इसमें क्या है कि k इज द रेट कांस्टेंट, k एक क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है, और a अपने पास क्या है, अर्हेनियस फैक्टर है, e एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, e a अपने पास क्या है, एक्टिवेटेड एनर्जी है, एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हो, r इज द गैस कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अर्हेनियस जो इक्वेशन थी उसके हर एक फैक्टर्स को डिफाइन कर दिया। अब ये क्या कहता है कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, देखो इसने बोला है रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिवली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर k इज इक्वल्स टू a इंटू में e रेज टू की पावर a e a बाई आर टी, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो उसको नीचे लेके जाते हैं पॉजिटिव हो जाती है, नीचे कोई नेगेटिव है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। तो k इज इक्वल टू a, इसकी पावर नेगेटिव मैं इसको नीचे ले जाती हूँ, e की पावर e a बाई आर टी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू पुट करूं, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ तो इसका मतलब ये ई ए बाई आर टी अपने पास क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में आएगा, ठीक है। जब मैं एक्सपोनेंशियल की किसी भी पावर को यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी क्या आएगी, कम आएगी। अब मैं किसी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर किस में आता है, बड़े नंबर में आता है, बिग नंबर में आता है। इट्स मीन क्या होगा कि जो रेट ऑफ कांस्टेंट है वो अपने पास क्या आ जाएगा, बिग आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि बेटा इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को इफेक्ट करता है। तो ये अपने पास आया था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्यादा अच्छे से इसलिए नहीं किया क्योंकि इस टॉपिक को है ना मैं वैसे टॉपिक्स में करवा चुकी हूँ केमिकल काइनेटिक्स में, तो ये क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, नहीं तो ये क्वेश्चन ही है ना आपका 20 मिनट्स का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 8 का आपका। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल है, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखती है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देखो क्या कहता है, इन ए शूडो फर्स्ट ऑर्डर, शूडो फर्स्ट ऑर्डर है मतलब है नहीं लेकिन इसको फेक तरीके से शूडो वो बनाया गया है, फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर, कि एस्टर को वाटर के अंदर जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर आती है, शूडो फर्स्ट ऑर्डर है। द फॉलोइंग रिजल्ट, हमें कौन कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं कि यहाँ पे तो हमने टाइम ले लिया सेकेंड में, और एस्टर की जो कंसंट्रेशन है ना, एस्टर की कंसंट्रेशन वो किस में ले रखी है, मोल पर लीटर में, क्योंकि कंसंट्रेशन अपने पास मोल पर लीटर में ही होती है, ठीक है। इसने बोला है कि जब टाइम 0 सेकंड था तब अपने पास कंसंट्रेशन कितनी आई थी एस्टर की, 0.55। इसने बोला कि जब अपने पास 30 था सेकंड तो तब आई थी कंसंट्रेशन 0.31। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा कंसंट्रेशन है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम के 0.85, ठीक है।
अब ये फर्स्ट बोलता है कि हमें ना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 एंड 60 सेकंड्स के बीच में, यानी कि हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट कांस्टेंट, RAV लिख देती हूँ मैं नीचे, एवरेज, ठीक है। रेट की वैल्यू निकालनी है बिटवीन द टाइम इंटरवल, टाइम किस किस के बीच में, हमें 30 to 60 के बीच में हमें निकालना है एवरेज रेट, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं बेटा, आर जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वो अपने पास क्या थी, C2 माइनस में C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है, ये आई थी अपने पास। अगर आप प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते तो हम लगाते प्लस का साइन, अगर मैं माइनस रिएक्टेंट की लेती हूँ, क्योंकि इसने बोला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो एस्टर टूटेगा, तो इसका मतलब हम रिएक्टेंट की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगी कि इक्वल्स टू माइनस में C2 कितना है, 30 और 60 के बीच में, यानी कि ये C1 है, ये C2 है, ये C0 है, तो C2 अपने पास कितना है 0.17 माइनस में 0.31 डिवाइडेड बाय, ये तो था कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, यानी कि 60 माइनस में 30। इसको सॉल्व करते अपने पास क्या वैल्यू आती है, 0.17 में से 0.31 गया 6, और ये अपने पास सॉरी 0.31 में से 0.17 जाता है, तो बेटा अपने पास कितना बचता है, ये 11 में से 7 गए, कितने बचे 4, और ये एक 0.14, यानी कि 0.14 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 30। तो कंसंट्रेशन कितनी किसमें होती है, मोल पर लीटर में, तो कंसंट्रेशन की यूनिट हम लिख देंगे मोल पर लीटर, और टाइम किस में है, सेकंड में। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, डिवाइडेड बाय 30, मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी यूनिट मोल पर लीटर, सेकंड प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में इसकी यूनिट, तो ये अपने पास आ जाएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड्स के बीच में, ठीक है। तो ये अपने पास इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ये कहता है कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इट्स मीन कि 0 से इसके बीच का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, अपन को इससे इसके बीच का निकालना है, और 0 से 90 के बीच का निकाल के सभी के रेट कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब तक तो हम निकाल रहे थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 के बीच में। अब हमें क्या निकालनी है बेटा, हमें निकालना है टोटल रेट कांस्टेंट। तो टोटल रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के पहले हम 0-30 के बीच का टाइम इंटरवल की रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर 0 to 60 के बीच में, फिर 0 to 90 के बीच में, फिर हम K1 प्लस K2 प्लस K3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब एवरेज निकाल देंगे फिर उसकी। तो ये बोलता है कि देखो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने पास R की क्या वैल्यू थी, R इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई थी भाई अपने पास 2.303, ठीक है, लॉग ऑफ 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, लॉग ऑफ R1 बाय R2, ये आई थी अपने पास वैल्यू, ठीक है, R1 बाय R2, ये अपने पास वैल्यू आई थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। R1 बाय R2, अब इसकी यहां से ना वैल्यू निकालते हैं, वही देखते हैं क्या आता है अपने पास। K की वैल्यू निकालनी है, तो पहले अपन टाइम इंटरवल निकालेंगे 0 to 30 के बीच में। तो सबसे पहले अपन लिख लेते बेटा K1, ठीक है, K1 मेरे पास टाइम इंटरवल है किसके बीच में, 0 to 30 सेकेंड्स के बीच का। हम K जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे उसको K1 पुट कर लेते हैं, K0 पुट कर लो, आपकी मर्जी है, रखते हैं 2.303, ठीक है, टाइम अपने पास लेंगे भाई T2 माइनस में T1 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस में 0 मतलब 30, ठीक है, लॉग ऑफ R1 अपने पास कितना है, R1 ये है, R2 ये है, R1 अपने पास बेटा 5 डिवाइडेड बाय 0.31, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो भी अपने पास वैल्यू आएगी वो अपने पास किसकी आ जाएगी, K1 की, ठीक है। फिर
टाइम इंटरवल हम निकालते हैं बेटा 0 to किसके बीच में, 60 सेकंड्स के बीच का, 60 सेकंड्स के बीच का निकालते हैं। तो जो अपने पास क्या आता है, इसको मान लेते हैं अपन, क्या ये एक K1 की वैल्यू आ गई, इसको मैंने बॉक्स में कर दिया। अब अपन निकालते, इसको दे देते K2। K2 इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 60 माइनस में 0, तो कितना हो जाएगा 60 लॉग ऑफ R1 अपने लिए ये है और R2 ये है, इन दोनों टाइम इंटरवल के लिए, तो 0.31 डिवाइडेड बाय 0 to 60 के बीच में ले रहे हैं, तो R1 अपने पास कितना 0.55 डिवाइडेड बाय R2 कितना 0.17, ठीक है। ये अपने पास K2 की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करके। अब मैं टाइम इंटरवल ले रही हूँ किसके बीच में, 0 to 90 सेकंड्स के बीच का, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, K3 इज इक्वल्स टू 2.303, ठीक है, टाइम 90 माइनस 0 कितना होगा 0 लॉग ऑफ, अब R1 कितना है 0.55, क्योंकि हम टाइम इंटरवल किस का ले रहे हैं 0 90 का, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 0.085। ये अपने पास K3 की वैल्यू आ गई बेटे। इसको सॉल्व कर लेना, ये कैलकुलेटर से हो जाएगी सॉल्व। मेरे पास टोटल ओवरऑल यानी कि K टोटल मेरे पास क्या आएगा बेटा, K1 प्लस में K2 प्लस में K3 एवरेज ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितनी है, हमने कितने लिए 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसकी K2 की और K3 की वैल्यू को, उसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, K टोटल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 0.8 है। ये कहता है कि कोई भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी, जब हम एस्टर का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के अंदर, तो अपने पास टाइम और एस्टर की कंसंट्रेशन दे रखी है कि 0 सेकंड पे इतनी कंसंट्रेशन थी, 30 सेकंड पे इतनी थी, 60 सेकंड पे इतनी थी और 90 सेकंड पे इतनी थी। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है किस टाइम के बीच का, 30 और 60 सेकंड्स के बीच का, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या दिया जाता था, C2 माइनस में C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस में T1, और रिएक्टेंट के लिए तो माइनस का साइन लगा दिया था। सेकंड ये हमसे क्या कहता है कि हमें ना कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है हमें ओवरऑल रिएक्शन का। तो हम क्या लेंगे, 0 से 30 सेकंड के बीच का K1 वैल्यू पुट कर देंगे, 0 से 60 के बीच का K2 निकाल लेंगे, 0 to 90 के बीच का K3 निकाल लेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर है तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डाल दिया, ठीक है। यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू को सॉल्व करके मेरे को K टोटल निकालना ओवरऑल। तो क्या करूंगी मैं, तीनों के रेट कांस्टेंट को हम ऐड कर देंगे कि एवरेज निकाल देंगे, टोटल कितना जितना होता है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड। तो K1 K2 K3 3 है, तो 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। जो भी आएगा सॉल्व करके वैल्यू वो अपने पास क्या आ जाएगी, K टोटल आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिख लेना। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं रब कर रही हूँ। आपकी ना वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन वीडियो नहीं आ रही उस दिन काम नहीं करना। ये होता है कि बच्चे को दूसरे सब्जेक्ट्स का भी काम है तो वो कर रहा है छुट्टियों में, ठीक है, और ज्यादा बर्डन भी नहीं डालना चाहती मैं इन छुट्टियों के अंदर। अब अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कहता है कि ए रिएक्शन है, कोई भी ए रिएक्शन बिटवीन A reaction is first order, a reaction is first order, मैं अभी क्वेश्चन ही लिख रही हूँ, in A यानी कि A के with respect to first order की है, and second order in B, और B के with respect to and second order in B, और B के with respect to वो क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर की है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट क्या कहता है कि हमें क्या लिखना है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है तो हमें। सेकंड पॉइंट ये क्या कहता है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हाउ इज द रेट इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, कि अगर हम बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल्ड, अगर हम दोनों को ए एंड बी दोनों की कंसंट्रेशन को हम क्या करें, डबल कर दें, डबल, तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो ये इसके 3 है, इसके अंदर क्वेश्चन 3 पॉइंट है इस क्वेश्चन के, वो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, एंड बी के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये सॉल्यूशन कर रही हूं मैं इसका, सेकंड ऑर्डर की है। तो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है पहले, राइट द डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी आर बाई डी टी। हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकाल रहे हैं तो किसका साइन लगाएंगे, माइनस का, के ए के विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ए की पावर क्या हो जाएगी 1, बी के विद रिस्पेक्ट क्या है बेटा, ये सेकंड ऑर्डर, तो बी की पावर क्या हो जाएगी बेटा, ये 2। अगर यहाँ पे भी आप लिखो तो इसको यहाँ पे 2 कर लो, क्योंकि देखो इसने बोला है ए के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये A1 और बी के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये 2 है। तो अपने पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या आएगी, वो अपने पास आ गई ये, ठीक है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है बेटा, पावर ऐड हो जाती है 1 + 2 = 3, यानी कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। बाकी इसने हमसे ना ऑर्डर पूछा नहीं, इसने हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछी है, तो वो मैंने लिख दी, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी थी। सेकंड ये पॉइंट पूछता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर मैं बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, ठीक है, ये डबल कर दी, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास क्या आ जाएगी बेटा, R इज इक्वल्स टू, ठीक है, आप यहाँ पे R लिख सकते हो, लेकिन इसने डिफरेंशियल बोला तो मैंने dr/dt लिखा, माइनस में के a की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू a के, और b की पावर 2 क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है। तो ये कहता है कि अगर मैं b के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बेटा, R = माइनस में के a की पावर 1, लेकिन b को हम क्या करें, इसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, यानी कि यहाँ पे बॉक्स के अंदर हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो इसको मैंने 3b लिख दिया, क्योंकि इसने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी, किसका स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की विद रिस्पेक्ट टू b के। तो R = अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस में के, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1, तो a 3 की पावर 2, 3 3 सा कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और b की पावर 2, ठीक है। अब मैं इसको बाहर ले आती हूँ 9 को, मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, R = माइनस में k, यानी कि मैं माइनस बाद में लिखती हूँ 9, ठीक है, a की पावर 1 और b की पावर 2, यानी कि अपने पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, R = 9 * में ब्रैकेट शुरू कर दी मैंने, के a की पावर 1 और b की पावर 2, यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, 9 टाइम्स इंक्रीज कर देता है अगर हम b की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देते हैं। तो जो अपने पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आती है वो क्या हो जाती है, 9 टाइम्स आ जाती है, ठीक है। अब अपने पास आता है इसका थर्ड पार्ट, क्या कहते हैं बेटा, अगर हम a और b दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास पहले तो मैं इसका लिखती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, रेट का 1 और b की पावर 2। अब करते हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, तो 2a की पावर 1 और 2b की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लो, R = माइनस में के 2 की पावर 1 2, ठीक है, a, ठीक है। अच्छा, अब 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, b की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि b का भी स्क्वायर है, तो 4 दूनी क्या हो जाएंगे 8, तो ये 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, माइनस में के a की पावर 1 और b की पावर 2, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अपने पास क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 9th। एक बार फिर से बता देती हूँ कि कोई भी रिएक्शन है वो a के विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि रिएक्टेंट a है उसकी तो विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की, और सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू b के। तो मेरे पास फर्स्ट इसने क्वेश्चन पूछा है कि राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है, तो इसका फर्स्ट का हमने इसके डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, डिफरेंशियल पूछा इसलिए मैंने dr/dt लिखा है, ऑर्डर पूछा नहीं लेकिन फिर भी बता दिया कि पावर ऐड होती है तो ऑर्डर बताता है, ठीक है। अब सेकंड आता है, सेकंड में इसने पूछा कि अगर b की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ना बॉक्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो मैंने 3 टाइम्स इंक्रीज बोला है इसने, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3b, तो 3 की पावर 2 कितनी हो जाएगा 9, 9 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन से क्या हो जाएगी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, कब, जब b की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ जाती है। फिर थर्ड इसने पूछा कि अगर a और b दोनों के कंसंट्रेशन डबल हो जाए तब रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कहता है कि पहले तो अपन ने नॉर्मल लिख लिया इसका रेट एक्सप्रेशन, ठीक है,
फिर इसने बोला, मैंने क्या किया कि ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया। अब ए की पावर 1 थी तो 2 बाहर आ गया, लेकिन 2 बी की पावर कितनी थी, 2 थी, तो 2 2 जा 4 और बी की पावर 2, 4 2 जा 8, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कब, जब हम ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 था।